नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अनकही कहानी। एक पार्टी जो 1980 में शुरू हुई थी, आज भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर हाउस बन गई। कैसे? अब सब लोगों ने बीजेपी के बारे में तो सुना ही है, लेकिन उनके अंदर की कहानियों के बारे में आज हम बताएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये जर्नी होने वाली है एकदम रोलर कोस्टर राइड। तो चलिए शुरू करें। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। The country routinely holds the largest democratic exercise on earth. India's blockbuster Prime Minister is gearing up for another election. आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे वो हिडन फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या सच में बीजेपी इतनी पावरफुल है? कैसे उन्होंने 2 सीट्स लेकर पीएमओ तक का सफर तय किया? क्या है उनका सीक्रेट फॉर्मूला जो उन्हें बनाता है पॉलिटिकल किंग? स्टे ट्यून, ये वीडियो होने वाली है फुल ऑन पैसा वसूल। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की शुरुआत की। हम सबको तो पता ही है कि बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि बीजेपी एक्चुअल में भारत जनसंघ से इवॉल्व हुई थी? हाँ, वही जनसंघ जिसका जन्म 1951 में हुआ था। तो ये सब हिस्ट्री बुक में मिल जाएगा। लेकिन आपको सीक्रेट बात पता है? बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि एबी वाजपेयी था। जी हाँ, उनका पूरा नाम अटल बिहारी नहीं अमर बिल्दानी वाजपेयी था, लेकिन पार्टी को मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम शॉर्ट कर दिया। अब चलो, इतना बता दिया है और एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। भारतीय जनसंघ की स्थापना में आरएसएस का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, वही आरएसएस जो आज भी बीजेपी का पक्का दोस्त है। बीजेपी के फाउंडर्स में प्रोमिनेंट नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। इन लोगों ने जनसंघ के डिसोल्यूशन के बाद बीजेपी को एक नए रूप में इस्टेब्लिश किया। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनसंघ ने जनता पार्टी के साथ मर्ज करके इलेक्शन लड़े थे, लेकिन 1980 में फिर से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से एक नए पॉलिटिकल युग की शुरुआत हुई। और ये भी सुना है कि बीजेपी के इनिशियल डेज में लोगो डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए कई डिस्कशन हुए। कमल का चिन्ह एक डेलिबरेटली डिसीजन था, क्योंकि ये भारत की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है और साथ ही साथ एक यूनिवर्सल अपीलिंग भी देता है। ये सिंबल उनका सबका साथ सबका विकास की सोच को भी अंडरलाइन करता है, जो उनका ग्रोथ और नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट करता है। कमाल का मतलब है, एक ऐसा फूल जो कीचड़ में भी खिलता है। ये बीजेपी की फिलोसॉफी को भी रिफ्लेक्ट करता है। सारे चैलेंजेस के बाद भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रखा है। अब आते 1990 रथ यात्रा। आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाए। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। एलके आडवाणी का ये जर्नी एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, जो राम मंदिर इश्यू को लेकर लोगों के इमोशन को टारगेट करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि यात्रा को सीक्रेटली फंड किया गया था? जी हाँ, कुछ बड़े बिजनेस हाउस ने इस यात्रा को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। उन्हें लगता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट उनके लिए बेनिफिशियल होगी। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस पे कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को बिना किसी डर के आगे बढ़ाया। हिंसा की आग में जल उठा। मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। फिर भी नरेंद्र मोदी को सीएम बनाए रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुजरात को डेवलपमेंट करने का मॉडल स्टेट बना दिया। बीजेपी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, शायद कुछ चीज ऐसी है जो आपने शायद ही सुनी होगी कि बीजेपी के अंदर एक सीक्रेट कम्युनिटी होती है जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देती, जो कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक हर चीज में इन्वॉल्व होती है। इस कम्युनिटी का नाम है मार्गदर्शक मंडल, जो सीनियर लीडर से मिलकर बनती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंडल का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होता है।
ताकि पार्टी में यूनिटी दिखती रहे। 1984 के चुनाव बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, सिर्फ 2 सीट। दोस्तों ये वही पार्टी है जो इस चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, इतनी छोटी सी टर्म में, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल एक इम्पैक्ट ये आपको जरूर याद होगा, हमारी बॉलीवुड की फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये पूरा ऑपरेशन एक न्यूक्लियर वेपन को सीक्रेटली टेस्ट करने के लिए किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर। अब बात करते हैं 2024 जनरल इलेक्शन, जो बीजेपी के लिए एक और बड़ा चैलेंज था। बट हमें पता है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। बीजेपी ने अपने कोर बेस को मेंटेन करते हुए नए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में कई नए एलिमेंट्स यूज किए। एक इंटरेस्टिंग इनसाइट्स ये भी है कि बीजेपी ने अपने कैंपेन में टेक्नोलॉजी का हैवी यूज किया है, जिसमें AI ड्राइव डेटा एनालिस्ट से वोटर बिहेवियर को एनालिस्ट करना। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और उनके न्यू इंडिया विजन ने यूथ और अर्बन वोटर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। साथ ही उन्होंने रूरल इंडिया के लिए और माइक्रो टारगेटेड कैंपेन्स चलाना, कई वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है। तो दोस्तों ये थी बीजेपी की अनकही कहानी, जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। तो क्या आप इन हिडन फैक्ट्स से सरप्राइज्ड है? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।